राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्याशी ने लहराया परचम। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से अजय माकन हारे। एक वोट से भाजपा को करना पड़ा हार का सामना। भोपाल सांसद प्रज्ञा ने बीपीएल कार्ड धारकों पर उठाए सवाल। जांच के लिए पीएम और सीएम शिवराज को लिखेंगी पत्र। कहा सभी बीपीएल कार्ड धारक गरीब नहीं। परिवारवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान। ट्वीट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ। कहा राजनीति से रिटायर राजनेता के पुत्र पुत्री को टिकट नहीं देने से परिवारवाद होगा खत्म। जबलपुर में सटोरियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नकली दस्तावेज बनाकर खिलाते थे सट्टा। युवक से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में कराए हस्ताक्षर। और बिलासपुर में आदिवासी समाज करेगा जेल भरो आंदोलन। अत्याचारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। आदिवासी समाज की समस्याओं पर सरकार नहीं दे रही ध्यान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों की वोटिंग हुई, जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट खारिज कराने के लिए राजनीतिक दलों की गाड़ियां दिल्ली के चुनाव आयोग के चक्कर काटती रहीं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 9 घंटे तक चलता रहा। वहीं काउंटिंग के बाद हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार हार गए। कार्ति शर्मा ने अजय माकन को चुनाव में मात दे दी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस सफल रही और पार्टी के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर एक वोट भी कांग्रेस पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो भाजपा यहां जीत दर्ज कर सकती थी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा अगर अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल सांसद प्रज्ञा ने राजधानी भोपाल में बीपीएल कार्ड धारकों पर सवाल उठाए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वह गरीबी रेखा कार्ड की जांच कराने के लिए सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। साध्वी ने कहा कि कई बीपीएल कार्ड धारक केवल भ्रम फैलाते हैं, वह गरीब नहीं है। हकीकत में वह सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन गरीब नहीं है। इनकी जांच होनी चाहिए। देश में इस समय परिवारवाद की चर्चा जोरों पर हो रही है। परिवारवाद को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है। उमा भारती ने ट्वीट के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की है और लिखा कि राजनीति से रिटायर्ड होने वाले राजनेता के पुत्र या पुत्री को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, तभी परिवारवाद खत्म होगा। भोपाल से बड़ी खबर। ट्वीट के जरिए उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन परिवारवाद खत्म करने के लिए राजनीति से जो रिटायर हुए राजनेता हैं उनके पुत्र पुत्री को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, उमा भारती का बयान सामने आया है परिवारवाद को लेकर। बात का मसला जो है ये प्रधानमंत्री मोदी वर्षों से उठाते चले आ रहे हैं और उनका निशाना गांधी परिवार की ओर हमेशा रहा है। अब उन्होंने घोषणा की है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा। तो परिवारवाद की पूरी डेफिनेशन अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 लोग राजनीति में हैं, तो उसको परिवारवाद फिर अपन कैसे नहीं मानेंगे। तो उमा भारती ने जो बात कही है कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि यदि रिटायर होता है राजनीति से, राजनीति में नहीं रहता है, तो उसके पुत्र और पुत्री को फिर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए कि भाई अब मैं नहीं लड़ रहा चुनाव। यदि कोई कैंडिडेट कहता है मेरे बेटे को टिकट दे दो, तो इस चीज की उन्होंने कही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो यदि परिवारवाद को समाप्त करना है तो एक परिवार को दूसरी पीढ़ी को उसको टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती रहेगी
और आम कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेकर के आपका आगे तक काम करता है, वो कभी आगे बढ़ करके और वो तो किसी भी सदन में पहुंच नहीं पाएगा। तो उमा भारती की बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कही है कि एक प्रकार से ये तो अनुकंपा नियुक्ति जो सरकारी पदों पर होती है वो है। तो किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, कोई किसी का निधन हो गया, अब उसके पत्नी को या उसकी पुत्र पुत्री को आपने टिकट दे दिया और उसको जिता दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं बीजेपी में और कांग्रेस में भी है। तो परिवारवाद की परिभाषा होकर के और सामने आना चाहिए। तो इस प्रथा को बंद किया जा सकता है और जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के जी राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, ये बड़े बड़े दिग्गज नेता परिवारवाद को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। कल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और आज उनके ही ट्वीट पर उमा भारती ने उनकी कहना चाहिए तारीफ की है। तो क्या लगता है कि परिवारवाद की जो ये परंपरा रही है, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा राजनेताओं के ट्वीट के बाद? देखिए, ये काम जो है नीचे वाले नहीं कर सकते। टिकट तो वो मांगेंगे जी, लेकिन टिकट देना न देना ये तो इनका हाईकमान तय करता है, ऊपर के लोग तय करते हैं। मध्य प्रदेश के टिकट तय करने के लिए मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष जो है वो फाइनल अथॉरिटी हैं। इसी प्रकार और टिकट तय करने के लिए दिल्ली के दिग्गज बैठे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इत्यादि। तो ये यदि कुछ करना है या वास्तव में परिवारवाद को समाप्त करना है तो नीतिगत निर्णय लेकर के ऊपर से नीचे तक इसको लागू करना पड़ेगा और सख्ती से लागू करना पड़ेगा। नहीं कि ये सिर्फ बोलने भर के लिए रह जाएगा कि हम परिवारवाद नहीं चाहते और परिवारवाद कांग्रेस में ही है, तो बीजेपी में भी है। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे तो कौन सा वाद कहेंगे? तो इस प्रकार से जो है उमा भारती का कहना जो है बिल्कुल सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भोपाल से बड़ी खबर थी जहां पर परिवारवाद को लेकर लगातार हम देख रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया और अब उमा भारती ने उन्हीं के ट्वीट की सराहना की है, तारीफ की है और उन्होंने भी ट्वीट किया है। हालांकि अगर सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है, अगर वास्तव में इस परिवारवाद को खत्म करना है तो उच्च अधिकारियों को, जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन तक ये बात पहुंचानी होगी, तब जाकर परिवारवाद खत्म हो पाएगा। जबलपुर में ओपन वेब पर एक्सचेंज के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले सटोरिये सतीश सनपाल के विरुद्ध पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने कपड़े प्रेस करने का काम करने वाले एक युवक से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवा लिए और फर्जी फर्मों के नाम पर बैंकों में खाता खोलकर सट्टे की रकम का लेन देन करते थे। पुलिस ने सटोरिया सहित सतीश सनपाल और साथियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। आज थाना लाटगंज में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सतीश सनपाल, विवेक पांडे और अमित शर्मा के खिलाफ इनके द्वारा शिकायतकर्ता प्रमोद रजक, पिता अशोक रजक की आईडी लोन के नाम पे लेकर फर्जी खाता खोलकर कंपनी बना ली गई थी और ट्रांजैक्शन किया गया था। आवेदक की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। अत्याचार से नाराज होकर आदिवासी समाज ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर दी है। जानकारी अनुसार आदिवासी समाज की जमीनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई,
हत्याओं और गंभीर मामलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आदिवासी समाज में आक्रोश है। कई बार राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत करने के बाद भी आदिवासी समाज की समस्याओं पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आदिवासी समाज पहले भी कई प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दे चुका है, लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। आदिवासी नेताओं के अनुसार अब भी आदिवासियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगी और ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। 3 मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। पहला मुद्दा है कि जमड़ी पाठ जो हमारा आदिवासी लोगों का शक्ति स्थल है बालोद ज़िले में, उसको बाबा बालक दास ने कब्जा में कर लिया है और वहाँ पर जो हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, जिस तरह से हम लोग पारंपरिक पूजा करते हैं, उस पूजा परंपरा में वो बाधक बन रहा है। दूसरा है सिलगेर का मामला है, जहाँ सिलगेर में आदिवासी लोगों को नक्सली बताकर मार दिया गया है। उस पर जांच होने के बाद पता लगा है कि वो लोग निर्दोष ग्रामीण और किसान थे। उन पर अभी दोषी आदमियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित लोगों के परिवार को रिश्तेदार हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा है हसदेव अरण्य बचाओ का, जहाँ पर जंगल और पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें आदिवासी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद सुमित्रा वाल्मीकि पहली बार अपने क्षेत्र जबलपुर पहुंची, जहां राकेश सिंह समेत कई बड़े नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। राकेश सिंह के अनुसार सुमित्रा वाल्मीकि के राज्यसभा जाने से अनुसूचित जाति जनजाति में उत्साह है। उन्होंने जबलपुर का गौरव बढ़ाया है। जिस तरह उन्होंने संगठन में रहते हुए कार्य किए हैं, वैसे ही कार्य राज्यसभा पहुंचने के बाद जबलपुर के लिए भी करेंगी। जबलपुर में दिन दहाड़े लूट से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। मोबाइल व्यापारी बाइक से रेलवे स्टेशन जा रहा था। उसी समय आरोपी ने व्यापारी का पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। जानकारी अनुसार बैग में 24 लाख से ज्यादा पैसे रखे हुए थे। घटना गोहलपुर अमखेरा के पास की बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से आ रहा था, यहीं पे बैग छीना, तो एक्टिवा वाले काले कलर का बैग था, इतना बड़ा। मार्केट में थे, सामान ले आने, मार्केटिंग का सामान लेके आता 24-20 मार्केट माल खरीदने ले आ रहा था। यहाँ से घर जा रहा था, घर के बाद ज़्यादा ट्रेन पकड़ा। राजकुमार तिवारी जी हैं, वो मोटरसाइकिल से पैसा कलेक्ट करके अपने मोटरसाइकिल पे ले जा रहे थे। एक बैग था उसका, जो उन्होंने अपने समक्ष आगे जो फ्यूल की टंकी होती है उसके ऊपर रखा था, वो ले जा रहे थे। उनके अनुसार एक 2 व्हीलर में 2 अज्ञात लड़के आए और उनसे बैग खींचते हुए वो आगे चले गए। पैसा करीब 24 लाख करीब ये बता रहे हैं और इसमें हमारी समस्त टीमें लग गई हैं। तो बैग स्नैचिंग की वारदात है, जिसको मुझे आशा है कि हम उसको जल्दी ट्रेस करेंगे। पिस्टल लड़ाकर लोहा कारोबारी से फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार बदमाशों ने कारोबारी को उसी के कार में बंदी बनाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर 45 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। ये जो घटनाक्रम थाना गोविंदपुरा में हुआ था, इसमें जब पुलिस के पास रिपोर्ट आई तो उसमें घटनाक्रम जो बताया गया कि जो फरियादी है प्रकरण में, वो अपनी वाहन में जब था तो उसमें अन्य जो लोग हैं प्रवेश करे और उसको गाड़ी में साथ में लेकर घूमते रहे। उसी दौरान एक हथियार की मदद से उसको धमकाकर कुछ राशि की मांग की गई और कुछ दूरी पे जाने के पश्चात ये लोग गाड़ी से उतर गए और गाड़ी से उतरने के बाद जब पुलिस के पास ये सूचना पहुंची, रिपोर्ट पहुंची, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें टीम का गठन किया गया, जिसमें जो जोन के डीसीपी हैं, साथ में उनके एडिशनल डीसीपी, एसीपी और संबंधित थाना प्रभारी जितने भी हैं, गोविंदपुरा, मिसरोद, अन्य थाना प्रभारी, वो सभी ने मामले में तफ्तीश चालू करी
चूँकि मामले में कोई साक्ष्य शुरू में पुलिस के पास नहीं था और केवल जो फरियादी है उसके जो स्टेटमेंट हैं उस पे ही कार्य करना था। पुलिस द्वारा वो पूरे क्षेत्र का बारीकी से सर्वे किया गया जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सर्वे करने पर जो जानकारी पुलिस के पास में आई वो जानकारी से कुछ व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। मुख्यतः पुलिस को शुरू से प्रकरण में इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि फरियादी से ही संबंधित कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि फरियादी के बारे में उसको काफ़ी उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी भी थी। पुलिस ने इसमें तफ्तीश चालू करी, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और प्रकरण में आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं और जो आरोपी शुरुआत में गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ करने पर पूरा मामला सामने आया और 3 आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं, जिसमें जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां कांग्रेस अपने महापौर प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जबलपुर से कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि जगत बहादुर सिंह कांग्रेस के एक सक्रिय नेता हैं। जबलपुर में 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं, जहां उनको नगर निगम का काफी अनुभव है और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट की पहली पसंद भी कहे जाते हैं। खबर भारत के से खास बातचीत में उन्होंने अपने लक्ष्य को साझा किया। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निकाय चुनाव का जो है संक्रांत हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस ने जो है अपने महापौर प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को है यहाँ पर महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। हम इस वक्त जगत बहादुर अन्नू जी के साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि उनका राजनीतिक सफ़र जो है कैसा सफ़र रहा है और किन चुनौतियों में वो यहाँ उतरने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपको खबर बात तरफ से मुबारकबाद। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या चुनौतियाँ रहेंगी इस बार आपके सामने, कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये कोई चुनौती की बात नहीं है। हम लोग 365 दिन 16 घंटे काम करते हैं और सेवा का ही काम है, राजनीति उसका माध्यम है। सिर्फ अगर चुनौती बोलें तो सिर्फ ये है कि हमारा कैसे शहर महानगर बनेगा, हमारा शहर कैसे विकास के पंख लगाएगा। हम जो उपेक्षा का दंश चयन कर रहे हैं लगातार, अगर भोपाल से कोई व्यक्ति आता है, इंदौर से कोई व्यक्ति आता है और हमारे शहर में आता है तो उसको देख के अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग जब भोपाल और इंदौर जाते हैं तो हम लोग को देख के अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि काश हमारा शहर भी ऐसा होता, जबकि प्रकृति और ईश्वर के हिसाब से सबसे खूबसूरत दिया हुआ शहर है, माँ नर्मदा की गोद में बसा हुआ है। हरियाली ही हरियाली थी यहाँ पर। और परंतु उसके बाद जो हमारे नेताओं को काम यहाँ करना था, जो यहाँ के महापौर जो थे, हमारे नगर निगम में थे लोग, उनको जो काम करना था वो काम नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। विगत 18 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी की सत्ता, दसों हजार करोड़ रुपए नगर निगम के पास अलग अलग तरीके से आए, चाहे केंद्र सरकार से, चाहे प्रदेश सरकार से, चाहे हम लोगों ने, शहर की जनता ने लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए उनको टैक्स के रूप में दिया। परंतु कुछ नहीं है आज शहर के सामने। जो कुछ भी है आज से 25-30 साल पहले का है, चाहे यहाँ के मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे MPB का भवन हो हमारा, चाहे तिलवारा का पुल हो, चाहे शास्त्री ब्रिज हो, चाहे एजुकेशन के जितने भी सेंटर हैं, चाहे हमारे चिकित्सा के जितने भी सेंटर हैं, चाहे एक एक बूंद जो पानी आता है, आज से 25 वर्ष पहले जो प्लांट लगे हैं उन्हीं में से वो पानी आता है। तो ये पिछले 18 वर्षों से 20 वर्षों से शहर का विकास रुका ही नहीं है। हम और पीछे चले गए। हम चीज़ों को तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, पैसा कहाँ जाता है कुछ समझ के बाहर है। 900 करोड़ रुपए की राशि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जबलपुर शहर में खर्च की जा चुकी है। आप सोच के देखिए ये कहाँ गया 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है, हम उसको एक अपना पूरा नया शहर बसा सकते हैं छोटा सा उसमें, परंतु नहीं है। हमारे पास IPL की स्टेडियम नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि बच्चे बाहर ना जाएं, हमारे पास अच्छे यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है कि कोरोना में जो डेथ हुई उसकी रेट हमारा कम होता। यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, नागपुर जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी बीमारी बड़ी हो जाए तो हमको बाहर अपने पेशेंट को ले जाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास जल संकट है, मतलब माँ नर्मदा की गोद में रहने के बाद जल संकट, जल प्लावन, इतने तादाद में नाले, इतने बड़े बड़े नाले। और बड़ी दुर्भाग्यशाली बात देखिए कि 9 बड़े बड़े नाले, छोटे बड़े तो 40 से 50 नाले हैं, 9 ऐसे बड़े नाले हैं जो माँ नर्मदा को जाकर और माँ नर्मदा की गोद में मिलते हैं और पूरा पानी मैला करते हैं। हमारी जीवन रेखा है माँ नर्मदा, इसी से हमारी जीवन चलना है। भविष्य में पानी नहीं होगा तो त्राही त्राही मचेगी और हम माँ नर्मदा के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। तो
ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। आगे आने वाले समय में हम लोगों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरा हम लोगों ने खाका तैयार करके रखा है। बेहतरीन विजन के साथ कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ मिलकर उनसे सारे खाके को तैयार हम लोग करा के और उसके बाद जबलपुर शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है कि हमें अपने शहर को भोपाल इंदौर की तर्ज पर या उनसे बेहतर शहर अगर बनाना है तो 5 साल 5 वर्ष पर्याप्त होते हैं। अगर लगन है, अगर सोच है, कर्मठता है और ईमानदारी है, सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। अगर ईमानदारी है तो हमारा शहर 5 वर्ष के अंदर महानगर बन सकता है और ये हम लोग बनाएंगे। ये ऐसा हम लोगों का संकल्प है और मैं ये वादा करता हूँ जबलपुर शहर की जनता से कि आप लोगों ने मुझे चुना तो मैं कभी आपका मस्तिष्क नीचे नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया 18 साल का कार्यकाल, फिर आपको मौका मिला, कांग्रेस ने आपको भरोसा जताया, तो कैसे आप इस भरोसे को जीतेंगे इस बार जनता के बीच? हमने एक उदाहरण पेश किया था जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो जबलपुर शहर में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इतिहास है, ये कभी नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए की भूमि पूजन हुए। उसमें 3-3 फ्लाईओवर थे, उसमें कई अस्पताल थे, उसमें डेयरी टेक्नोलॉजी के कई वो थे, इसमें यूनिवर्सिटी थी, उसमें डुमना की सड़क थी, उसमें आईटी की सड़क थी, उसमें रिवर फ्रंट था, मां नर्मदा का रिवर फ्रंट था, उसमें टाइगर सफारी थी, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जबलपुर शहर की पूरी काया पलटती, पर्यटन यहाँ पर बढ़ता, प्रदूषण यहाँ पर ठीक होता, ग्रीनरी यहाँ पर बढ़ती, पानी का संरक्षण होता, कई तालाबों का संरक्षण उसमें किया जाना था। जब वो सरकार बदली तो बदलते ही वो 3000 करोड़ रुपए के कार्य पूरे रोक दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि इसमें श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि श्रेय की राजनीति खत्म हो और जो काम करे वो आम जनता के भले के लिए काम करे और श्रेय की बात ना करे। यही मैं चाहता हूं और यही होगा। ये 3000 करोड़ के रुके हुए कार्य, सीवर लाइन के रुके हुए कार्य, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के जो काम अटके पड़े हैं या गलत तरीके से बन गए हैं, ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। यातायात व्यवस्था ठीक की जाएगी, पार्किंग व्यवस्था ठीक की जाएगी, हमारे शहर में निकासियाँ ठीक की जाएंगी, हमको शुद्ध जल 24 घंटे मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आम जनता के पास जाएंगे और 5 वर्ष के अंदर अगर मौका मिला तो इसको पूरा करके और अपने शहर को आगे ले जाकर और कह सकेंगे कि हमारा शहर भी भोपाल और इंदौर से आगे है। बिल्कुल अनुज जी, जिस तरीके से हम बात करें आप राजनीतिक सफ़र के बारे में, किस तरीके से आप राजनीतिक सफ़र रहा आपका? कई ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आप थे और यहाँ पर कई बार पार्षद भी, आप 3 बार पार्षद रह चुके हैं। कैसा क्या आपका राजनीतिक सफ़र रहा आपका? देखिए, मुझे नगर निगम का लगभग 20 वर्ष से अनुभव है। मैं पार्षद भी था, फिर आरक्षण के कारण मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी, फिर मेरे जो यहाँ पे साथी थे वो यहाँ पर पार्षद बने और मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा माननीय विवेक तनखा जी का। तो लगभग 20 वर्षों से मैं नगर निगम को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैंने लगभग 15 बजट में वहाँ भाग लिया और हर बजट में बातें रखी। मैंने हर ज़रूरत शहर की बताई। यह फ्लाईओवर भी सबसे पहले मैंने ही उठाया था। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी यामिनी अन्नू सिंह ने फ्लाईओवर रखा और उस समय के तत्कालीन महापौर प्रभात साहू जी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया। आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर उसी समय का है जिस समय हम लोगों ने इसको पारित कराया था। उसके मेरे पास पूरे पत्र भी है, पूरे मिनट्स भी हैं, सारा कुछ उस पर कागज़ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसका जो अनुभव चाहिए है, जो सोच चाहिए है, जो भाव चाहिए मन के अंदर कि हमारा शहर सबसे बेहतर हो, वो सब बातें हम लोगों के पास है, हम लोगों के अंदर है। और हम लोग निश्चित तौर पर अगर मौका मिलेगा तो हम लोग जबलपुर शहर को वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ हमारे शहर की जनता हमारे जबलपुर शहर को देखना चाहती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है। इस बार कांग्रेस में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं मनमुटाव देखा जाता है, गुटबाजी देखी जाती है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार युवाओं को आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, इस बार संगठन में सुधार आ रहा है इस बार? देखिए, सर्वसम्मति से महापौर का प्रत्याशी तय हुआ। पहली बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की और 85% पार्षदों की टिकटें सिंगल हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में और जबलपुर शहर में कांग्रेस का वातावरण बहुत अच्छा है, सब एकजुट हैं और इस बात के लिए सब तैयार हैं कि हम आम जनता की सेवा करने के लिए इस बार बहुमत प्राप्त करेंगे, आम जनता के पास जाएंगे और बहुमत प्राप्त करेंगे, अपना महापौर जिताएंगे। महापौर जिताने के बाद, चूंकि 18 वर्ष से जबलपुर शहर उपेक्षा का दंश झेल रहा है साहब,
पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सबसे खूबसूरत शहर होने के बाद हम पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे ना ही वो महापौर का टिकट फाइनल कर पा रहे हैं, ना ही पार्षदों का टिकट फाइनल कर पा रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों को उस बात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एकजुटता के साथ 4 विधानसभा में से 3 विधायकों के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। आम जनता से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और इस बात के लिए उनको आश्वस्त करेंगे कि हम लोग शहर में आकर सबसे बड़े सेवक बन के जबलपुर शहर को उस धारा में लेके जाएंगे जिस धारा से हम बहुत पीछे छूट चुके हैं, और भोपाल और इंदौर को पीछे करके, चाहे बात स्वच्छता की हो, चाहे स्वच्छ जल की हो, चाहे 24 घंटे जल की हो, चाहे करों के सरलीकरण की हो, और चाहे इस शहर की खूबसूरती की बात हो, उन सब बातों में जबलपुर शहर आने वाले समय में 1 नंबर का शहर पूरे मध्य प्रदेश में बनेगा, ऐसा हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो साफ तौर पे कह रहे हैं इस बार सभी का साथ लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, और इस बार 5 साल अगर इनको मौका मिलेगा तो इस बार जबलपुर की भी तस्वीर बदलेंगे, जैसे भोपाल इंदौर जो है उससे भी आगे इस शहर को लेके जाएंगे। जबलपुर से मोहम्मद शरीफ, खबर भारत के लिए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।